हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी लॉ। जैसे कि ये राजस्थान जुडिशरी एग्जाम में एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हुआ है, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। सो विल डिस्कस अबाउट दिस एक्ट की, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट विल डिस्कस। अदर आपके एग्जाम्स में भी अगर ये एक्ट है, सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्ट। इस एक्ट में जो टोटल है दैट इज 8 चैप्टर्स हैं इस एक्ट में टोटल, एंड 30 सेक्शंस आर देयर। 30 इसमें टोटल सेक्शंस हैं। तो इस एक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है। इस एक्ट को बनने से पहले हमें पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज विशाखा गाइडलाइंस, जिसपे कि मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, यू कैन वॉच दैट वीडियो, लिंक मैं आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जब विशाखा गाइडलाइंस आई थी कोर्ट ने, विशाखा, ठीक है, उस केस में कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी कि विमेन की सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होनी चाहिए अगर वो कहीं भी काम करती हैं एट वर्क प्लेस। उस उसको ये जो एक्ट था, ये जो गाइडलाइंस थी, ये 1997 में आई थी। उसके 16 इयर्स बाद, ठीक है, ये एक्ट बना है दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन। उसके 16 साल बाद ये कोर्ट ने, ठीक है, ये जो है एक एक्ट पास किया गया जो कि वुमेन की अगर कोई भी हरासमेंट होती है उसको प्रोहिबिट करता है। सबसे पहले तो हम इसको पढ़ेंगे कि इस एक्ट में दिया क्या हुआ है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस एक्ट। ठीक है, ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। अगर किसी भी वुमेन की सेक्सुअल हरासमेंट होती है, कहाँ पे होती है, वर्क प्लेस पे, और उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंड रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड, अगर कोई भी ऐसा उससे मैटर कनेक्ट होता है उस चीज के साथ डील करता है। सेक्सुअल हरासमेंट बेसिकली क्या है, ये एक वायलेशन है जो कि हमें फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ये उस चीज़ की वायलेशन है, कौन से फंडामेंटल राइट्स ये वायलेट करता है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, जिसमें कि ये कहा गया है कि सब इक्वल हैं, ये उस चीज़ को वायलेट करता है। आर्टिकल 15 जो कि डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, सो दिस इज वायलेटिंग द आर्टिकल 14, 15 एंड मोर ओवर दिस ऑल्सो वायलेट्स आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 हमें क्या प्रोवाइड करता है, टू राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो अगर किसी भी वुमेन की सेक्सुअल हरासमेंट होती है, दैट इज वायलेटिंग हर फंडामेंटल राइट्स दैट इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 21। एंड इवन दैट वायलेट्स, एक आपको जो अलग से दिया हुआ है 19(1)(g) में, दैट इज राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, एंड दैट इंक्लूड्स द राइट टू सेफ इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट। सो ये सारे फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो वुमेन को जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको ये वायलेट करता है। एंड मोर ओवर, वेयर एज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एंड राइट टू वर्क विद डिग्निटी आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स बाय द, इनको यूनिवर्सली ह्यूमन राइट्स भी रिकॉग्नाइज किया गया है। किसने रिकॉग्नाइज किया है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स such as conventions on the elimination of all forms of discrimination against women, जिसको कि रेटिफाई किया गया था 25 जून 1993 को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपके प्री में क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो ये राइट्स हैं इनको रिकॉग्नाइज कौन करता है, दैट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द ह्यूमन राइट्स बाय इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो ये हो गया, हमने सब पढ़ लिया कि इसमें क्या प्रोवाइड किया हुआ है, क्या इसका रीजन है, कौन से राइट्स वुमेन के वायलेट होते हैं। एंड वी हैव सीन कि इसमें 8 चैप्टर्स हैं, टोटल 30 सेक्शंस हैं। अब इस एक्ट का नाम क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो हमें पता होना चाहिए कि सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन क्या है, क्या सेक्सुअल हरासमेंट होगा, क्या वर्क प्लेस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ठीक है, और एग्रीव्ड वुमेन क्या होगी। सो इन सब की पहले तो हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं आगे प्रोसीड करने से पहले। तो ये एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड करता है, दिस एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ये का एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, दिस एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। एंड ये कब फोर्स में आया था, ठीक है, वो भी हमें पता होनी चाहिए डेट। दिस केम इनटू फोर्स ऑन 9th of December। ये कब फोर्स में आया था, ये 9 दिसंबर 2013 को फोर्स में आया था, ठीक है। और ये कब आया था, जो कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में ऑफिशियल गजट में अपॉइंट करती है। सो कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे एग्रीव्ड वुमेन कौन होगी, एग्रीव्ड वुमेन वो होगी जो कि इन रिलेशन टू एनी वर्क प्लेस काम कर रही है। कोई भी वुमेन किसी भी एज की हो सकती है, कोई एज स्पेसिफाई नहीं की हुई है, शी कैन बी ऑफ एनी एज, चाहे वो एम्प्लॉयड है नहीं है, who alleges to have been subjected to any act of the sexual harassment by the respondent, जिसके अगेंस्ट मतलब उसने केस पास किया, केस फाइल किया है, अगर उसने कोई भी एक्ट किया है सेक्सुअल हरासमेंट का, दैट इज द एग्रीव्ड वुमेन।
जिसको एग्रीव्ड वुमेन यहाँ पे बताया गया है। तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इन योर, ठीक है, डेफिनेशन पार्ट। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, हम सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, हम उसकी डेफिनेशन देखें। तो इसको डिफाइन किया गया है 2N में, ये भी ध्यान में रखना, दिस इज डिफाइंड इन 2N। सेक्सुअल हरासमेंट क्या है? दिस इंक्लूड्स एनी वन एंड और मोर ऑफ द फॉलोइंग एन अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर, कोई भी ऐसा अनवेलकम एक्ट या फिर किसी का बिहेवियर, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर वो इम्प्लीकेशन से हो, कोई उसको, ठीक है, इम्प्लीकेशन दी गई है। कैसा हो सकता है वो? कोई फिजिकल कांटेक्ट भी हो सकता है, कोई एडवांसेस भी हो सकते हैं, किसी को, विमेन को डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना सेक्सुअल फेवर्स के लिए, कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स बनाना, ठीक है, उसको पोर्नोग्राफी दिखाना, या फिर कोई भी ऐसा अनवेलकम जो कि वुमेन को नहीं सही लगे, कोई भी ऐसा फिजिकल, चाहे वो बोल के या नॉन वर्बल कोई भी बिहेवियर से अगर कुछ भी ऐसा सेक्सुअल नेचर का होता है, सो दैट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो व्हाट इज इंक्लूडेड? कोई भी, एनी वन, ठीक है, कोई भी एक एक्ट या फिर मोर हो सकते हैं, कोई अनवेलकम एक्ट, बिहेवियर, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इम्प्लीकेशन से हो। कैसे हो सकता है? फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस हो सकता है, कोई डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना सेक्सुअल फेवर के लिए, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स बनाना, पोर्नोग्राफी शो करना, या फिर कोई भी अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, उसको यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट में रखा गया है। अब ये हो गया सेक्सुअल हरासमेंट, हमने देखा। एट वर्क प्लेस दिया हुआ है, सो वर्क प्लेस यहाँ पे किस चीज को इंक्लूड किया गया है? यू कैन सी दिस इंक्लूड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये क्या इंक्लूड करेगा? ये क्या इंक्लूड करेगा? कोई भी डिपार्टमेंट, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई अंडरटेकिंग, कोई एस्टैब्लिशमेंट, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। यू कैन सी हर चीज इंक्लूड की हुई है। एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच, किसी ऑफिस की ब्रांच, कोई यूनिट जो कि एस्टैब्लिश की है, ओन की है, कंट्रोल की है, होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द फंड्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट, ठीक है, या तो वो डायरेक्टली फंड की है, मतलब कि गवर्नमेंट का उसमें हिस्सा है, ठीक है, या इनडायरेक्टली बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी, या फिर गवर्नमेंट एक कंपनी कर रही है, या फिर कोई भी कॉरपोरेशन है, या फिर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो क्या हो गया इसमें? जिसको कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोई भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उसको फंड किया है, फाइनेंस किया है, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, मतलब यहाँ पे सब चीजें इंक्लूड की हुई हैं गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, वी हैव सीन। अब यहाँ पे क्या आ गया? और कोई भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जरूरी है कि गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट वेंचर हो सकता है, सेम थिंग, अंडरटेकिंग, enterprise, institution, establishment, society, trust, non-governmental organizations are also included here. Unit, service provided carrying on any commercial, professional, vocational, educational, entertainmental, industrial, health service, मतलब कि सब चीजें उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। यू कैन सी ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी थिंग इज इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग कोई भी अगर प्रोडक्शन करते हो किसी चीज की, सप्लाई हो रही है, सेल हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है सर्विस की, सो सब चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स में अगर कोई वुमेन काम कर रही है, कोई स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में कर रही है, चाहे वो स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कंपटीशन गेम्स वेंचर वेन्यू है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे वो नहीं है, यूज फॉर ट्रेनिंग के लिए यूज किया जा रहा है, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज रिलेटिंग देयर टू। अब यहाँ पे और चीज क्या इंक्लूड की? एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय राइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन बाय द एम्प्लॉयर फॉर अंडरटेकिंग सच जर्नी। मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो वहीं पे ही हो, ऑफिस में हो, कोई भी ऐसी प्लेस अगर कोई एम्प्लॉय विजिट कर रही है अपनी एम्प्लॉयमेंट के अंडर, ठीक है, ऑफिस आवर के अंडर, अगर वो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रही है एम्प्लॉयर का, वो, ठीक है, फॉर अंडरटेकिंग ऐसी जर्नी के लिए, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और कोई भी डिवेलिंग प्लेस और हाउस, दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन योर वर्क प्लेस डेफिनेशन दैट इज गिवन इन 2O, जो कि आपको 2O में दी हुई है। और हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, वी हैव सीन सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस, एग्रीव्ड वुमेन क्या होती है, ठीक है, देन विल सी अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दैट इज डोमेस्टिक वर्कर, ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर इसको क्या, किसको कहते हैं यहाँ पे? तो डोमेस्टिक वर्कर का मतलब होता है कोई भी विमेन जिसको एम्प्लॉय किया गया है किसी हाउस होल्ड वर्क के लिए, किसी भी हाउस होल्ड में, किसी घर में अगर किसी विमेन को डोमेस्टिक वर्कर रखा जाता है, ठीक है, उसको एम्प्लॉय किया गया है रेम्यूनरेशन पे, मतलब सैलरी पे, चाहे वो कैश में हो या वो किसी भी नेचर की हो, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर किसी एजेंसी के थ्रू रखा गया है,
चाहे टेम्परेरी बेसिस पे रखा गया है, मतलब 1 महीने के लिए, 2 महीने, या परमानेंट रखा गया है, पार्ट टाइम के लिए रखा गया है, कुछ टाइम पीरियड के लिए 2-3 घंटे के लिए, या फिर 5-6 घंटे के लिए, फुल टाइम के लिए रखा गया है, सारे दिन के लिए रखा गया है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएँगी इस एक्ट के अंडर। बट क्या इसमें नहीं इंक्लूड होगा? अगर कोई भी मेंबर है, फैमिली मेंबर है एम्प्लॉयर का, उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। मतलब फैमिली मेंबर को एम्प्लॉयर के इंक्लूड नहीं किया गया है। बाकी कोई भी वुमन अगर उसके घर में काम कर रही है, सैलरी पे, चाहे वो कैश में है या काइंड में है, डायरेक्टली है या किसी एजेंसी के थ्रू है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम बेसिस है, तो सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, बट इट डज़ नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर। So this is the definition of domestic worker that is given in 2E। अब आती है एम्प्लॉय की डेफिनेशन। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि जो काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय को पर्सन एम्प्लॉयड एट अ वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क इज यूज्ड हियर, मतलब कि रेगुलर वर्क, एनी वर्क का मतलब क्या है? रेगुलर भी हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, एड होक टेम्प, ठीक है, उस पे भी हो सकता है, एड होक बेसिस पे, डेली वेज बेसिस पे भी हो सकता है कि डेली उसको सैलरी मिल रही है, डायरेक्टली हो या एजेंट के थ्रू, वो सेम थिंग, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव इंक्लूडेड। इंक्लूडिंग कोई कॉन्ट्रैक्टर है विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, ठीक है, कि किसने उसको एम्प्लॉय किया है, किसी और पर्सन ने किया है, वेदर फॉर रिम्यूनरेशन, और चाहे वो सैलरी पे है, नहीं है, या फिर वो वर्क कर रही है वॉलंटरी बेसिस पे वर्क कर रही है, चाहे वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेसली और इम्प्लॉयडली एंड इंक्लूड्स अ को वर्कर, अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, चाहे प्रोबेशन पे, ट्रेनिंग पे, अप्रेंटाइज और कॉल्ड बाय एनी अदर सच नेम। तो कोई भी एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी है, उसको सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, चाहे उसको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की नॉलेज है, नहीं है, सैलरी पे है, नहीं है, ठीक है, अगर वो काम कर रही है किसी जगह पे, चाहे वो अपनी मर्जी से कर रही है, वॉलंटरी बेसिस पे कर रही है, सो दैट इज ए एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? जो एम्प्लॉय कर रहा है। सो एम्प्लॉयर का यहाँ पे मतलब क्या है? इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, ठीक है, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, और कोई भी ऑफिसर एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी एज द केस में बी, मे एंड ऑर्डर स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, उसको यहाँ पे एम्प्लॉयर में रखा गया है। या फिर कोई भी ऐसी वर्क प्लेस जो कवर नहीं कर रहा है ये क्लॉज, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट के लिए, सुपरविजन के लिए एंड कंट्रोल के लिए, वर्क प्लेस को, जो हमने वर्क प्लेस की डेफिनेशन पढ़ी, उसको एम्प्लॉयर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। एक्सप्लेनेशन हमें आगे क्या कहती है? फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सब क्लॉज, मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करेगी? जो हमें इसमें मैनेजमेंट दिया हुआ है, दैट मीन्स एनी पर्सन और बोर्ड और कमेटी जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको यहाँ पे मैनेजमेंट में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? इन रिलेशन टू वर्क प्लेस कवर्ड अंडर दिस द पर्सन डिस्चार्जिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर एम्प्लॉयज। अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कर रहा है उसकी एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है एम्प्लॉय में। इन रिलेशन टू हमने देखा कि डिवेलिंग हाउस पे भी हो सकता है। डिवेलिंग हाउस, प्लेस और हाउस ऑफ पर्सन और हाउस होल्ड जो एम्प्लॉय करता है बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए डोमेस्टिक वर्कर irrespective of the number, the time period or the type of such worker employed or the nature of the employment or activities performed by the domestic worker। ठीक है, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। हमने किस किस की डेफिनेशन देखी? सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है? एक्ट का नाम ही क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। तो वी हैव सीन एग्रीड वुमेन की डेफिनेशन क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, वर्क प्लेस क्या है, डोमेस्टिक वर्कर क्या है, एम्प्लॉयर क्या है, एम्प्लॉय क्या है। सिर्फ दीज ऑल डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, बाकी तो डेफिनेशन आपको जस्ट वैसे ही दी है, जस्ट गिव अ रीडिंग टू दैट। ठीक है, और रिस्पॉन्डेंट क्या होता है? कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट एग्रीड वुमेन ने कंप्लेंट फाइल की है, जो कि सेक्शन 9 में हम पढ़ेंगे। दिस इज द बेसिक पार्ट दैट वी हैव कवर्ड। सो अदर थिंग्स, ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग दैट अनअकैडमी ने, ठीक है, अनअकैडमी जो है जुडिशरी की कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है। यू कैन प्रिपेयर विद अनअकैडमी एंड यू कैन स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड एंड अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू स्पेशल लाइव क्लासेस फ्री एवरी डे। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा क्लासेस का, एंड डिटेल्स भी आपको उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कुछ स्पेशल क्लास फीचर्स अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। आप लाइव क्लास में अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी की, तो आप ऑडियो के थ्रू एजुकेटर से बात भी कर सकते हो। एंड स्पेशल ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पे, यू कैन सी 12 मंथ्स की अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, 1 मंथ फ्री अनअकैडमी प्रोवाइड कर, 18 मंथ्स पे 2 मंथ्स एंड 24 मंथ्स पे 4 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू। ये ऑफर जो है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है।
अनअकैडमी पे बैचेस चल रहे हैं जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए। इफ़ यू वांट टू जॉइन एनी ऑफ दीज बैचेस तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। T20 मूक टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन अनअकैडमी। मॉर्निंग में होती है 9 to 9:30। दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अगर इसको आपको अनलॉक करना है देन यू कैन यूज माई कोड दैट इज वीवी लॉ। आप ये कोड यूज करके इसको अनलॉक कर सकते हो फ्री में। So these are the plans for your plus subscription. If you want to purchase any plan then use my this code that is आप कोड यूज कर सकते हो विशी लाइव, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। या फिर वीवी लॉ, कोई भी आप इनमें से कोड यूज करके यू विल गेट 10% ऑफ, चाहे वो आपका कोई भी प्लान है। अगर ये 50,000 का है तो ये आपको 45,000 का पड़ेगा आफ्टर अप्लाइंग दिस 10% ऑफ। तो दीज आर द ऑल थिंग्स। आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको मेरी क्लासेस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि हम नेक्स्ट पार्ट इसका कर सकें। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।